राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ नीरज कुमार चौधरी, फिजिक्स लेक्चरर। सो प्रीवियस सेक्शंस के अंदर अपन ने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था और केपलर्स लॉ को डिस्कस कर लिया था। उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। आज अपन सिर्फ एक बार न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं और उनको कैसे डीलिंग करनी है, ठीक है। आज अपना लेक्चर सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए रहेगा और टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। पहला क्वेश्चन पढ़िए। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, कट तो नहीं रहा ना, एक मिनट। हाँ, तो ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है। अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इक्वेटर ऑफ अ प्लैनेट ऑफ मीन डेंसिटी रो, शो दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ सच एन ऑर्बिट डिपेंड्स ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है क्वेश्चन के अंदर कि एक उपग्रह क्या है, माध्य घनत्व, ठीक है, मीन डेंसिटी दे रखा है इसको। तो ये घनत्व को है ना रो से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रो से रिप्रेजेंट होगा, रिमेंबर दैट, ये रो से रिप्रेजेंट होगा। क्या हो गया, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन को बताना है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, डेंसिटी पे, प्लैनेट की डेंसिटी पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। देखो कोई भी एक प्लैनेट है, अगर वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो दे रखी है, ठीक है। तो एक बार बताओ, शो दैट द अराउंड द इक्वेटर ऑफ द प्लैनेट। अच्छा, ये प्लैनेट है आपका, इस प्लैनेट की दे रखी है अपने पास में डेंसिटी, ठीक है। ये किसकी, प्लैनेट की दे रखी है, सैटेलाइट की नहीं, और सैटेलाइट तो इसके चारों तरफ घूम रहा है। शो दैट द टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ सच एन ऑर्बिट डिपेंड्स ओनली ऑन, ठीक है, इसका टाइम पीरियड टी, इसका जो समय है अपने पास में, ठीक है, वो घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है, वो घनत्व पर निर्भर करती है, ये अपने को बताना है। चलो करते हैं। एक बार बताओ, इस पे फोर्स इधर की साइड कितना लगेगा, mv² ओवर r, इधर कितना लगेगा, mv² ओवर r, और इन दोनों के बीच में कितना लगेगा, gm, कैपिटल M ओवर r²। देखो मैं मान लेता हूँ इसका मास कितना है, कैपिटल M है, और इसका मास कितना है, स्मॉल m, ठीक है। तो अपने पास में ये अभी फोर्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो g कैपिटल M स्मॉल m ओवर r², ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, mv² ओवर r। एक मिनट, मैं ये देख लेता हूँ कि भाई डेंसिटी में जो अपने पास में जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का डिस्टेंस सेम है या फिर अपने पास में क्या लिया है। अच्छा, अराउंड द इक्वेटर बोला है ना, अराउंड द इक्वेटर, ठीक है, ध्यान देखिए, कक्षा के अवधि के केवल ग्रह के घनत्व पर निर्भर करती है भूमध्य रेखा की चारों ओर। तो भूमध्य रेखा पे अपने पास में आर आएगा, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हम अगर उसने दे रखी है हाइट, जब तो अपन लेंगे कुछ ना कुछ हाइट h उसमें ऐड करके, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा अपने पास में स्मॉल r। जब उसने कुछ दिया ही नहीं है तो अपन यही सोच के चलेंगे कि भाई बिल्कुल क्लोज है अर्थ के, ठीक है। तो अपन ने वही चीज़ करनी है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, और ये आ जाएगा r, ये r से r कैंसिल, यहाँ से ये m से m कैंसिल, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, √gm ओवर r, ठीक है, √gm ओवर r, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। नाउ जो आपका समय होता है वो कितना होता है, 2πr ओवर v, यही आएगा अपने पास में। ये कितना हो जाएगा, 2πr, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी √gm, और ये अंडर चला जाएगा ऊपर, ठीक है, r कितना हो जाएगा ये वैल्यू, t कितना हो जाएगा अपने पास में, 2πr की पावर 3/2 ओवर √gm, ठीक है, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। अच्छा, अब जो अपने पास में m होता है, m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे घनत्व दे रखा है अपने, मीन डेंसिटी दी हुई है। तो मीन डेंसिटी, तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है घनत्व का कितना होता है, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वहाँ से अपन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू 4π3πr³ कैपिटल के, तो ये मास हो जाएगा अपने पास में। तो टी कितना रह जाएगा, देखो
ये 2 पाई r⁴/2 ये √g, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, रो इंटू 4π3 πr⁴, यही होगा अपने पास में, ठीक है। और देखो ये r की पावर ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये t, ये 4 बाहर आएगा, वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से एक √π बचेगा ऊपर, r⁴ 3/2, नीचे क्या बचेगा √g, एक तो मैंने इसको अलग लिख दिया, ठीक है। एक बचेगा √ρ/3, वो 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, ठीक है। एक पाई अपना कैंसिल हो गया ऊपर, तो √π, और यहाँ पे बचेगा r⁴ 3/2, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। t कितना बचा अपने पास में, t रह जाएगा अपने पास में, देखो ये कितना रह जाएगा √3, इसने क्या बोला है, शो दैट द पीरियड ऑफ द डिपेंड्स ओनली ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट की किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अपने पास में देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू 3 ऊपर चला जाएगा ना, √3π, ये बचेगा √3π/g रो, तो यहाँ पे t देखो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, √ρ, ये बोल रहा है वो प्रूफ करने के लिए, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। प्रूफ करने के लिए बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, ये अपने पास में क्या है क्वेश्चन है। तो देखो कुछ नहीं है, मेन चीज़ तो ये है कि जब भी अपन न्यूमेरिकल डीलिंग करेंगे, ज़्यादातर तो ये कोशिश करो कि भाई आपका जो फोर्स है वो बैलेंस रहे, फोर्स आपका क्या रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। तो ये कोशिश अपने को करनी है निरंतर कि भाई फोर्स बैलेंस रहे अपने पास में। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लो, उतार लो, ठीक है, उतार लो आप, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चले, और अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में, ये तो मैंने करा दिया था, ये रहा, डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज 10⁻13 एंड 10⁻12 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द टाइम पीरियड्स एंड वेलोसिटीज ऑफ दीज प्लैनेट्स, ठीक है। अपने को टाइम पीरियड भी पता लगाना है, और क्या पता लगाना है, साथ ही साथ में वेलोसिटीज़ भी अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटीज़ भी आपको क्या करनी पड़ेंगी, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। 2 ग्रहों की सूर्य से दूरी क्रमश कितनी दे रखी है, 10⁻13, ठीक है, और दूसरी कितनी दे रखी है, 10⁻12, दोनों दे रखे हैं अपने को। तो यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो क्या दिक्कत है, कैपलर्स के लॉ लगा दो, ठीक है। आंसर देखो इसका, भाई t जो होता है, t² जो होता है वो किसके इक्वल होता है, r³ के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फॉर फर्स्ट प्लैनेट, पहले ग्रह के लिए मैंने मान लिया t1 टाइम है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, r1³ के, एक इक्वेशन। फॉर सेकंड प्लैनेट, देखो यार ये दूसरा ग्रह है, अब देखो हिंदी इंग्लिश इसमें कोई इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती, इतना तो बच्चे समझ लेते हैं कि भाई फर्स्ट प्लैनेट है तो पहले ग्रह की बात कर रहा है, सेकंड प्लैनेट है तो सेकंड ग्रह की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरे ग्रह की। उसका मैंने t2 मान लिया, कितना हो जाएगा, r2³, ठीक है। इन इक्वेशन को डिवाइड कर दिया मैंने ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन, देखो कितना आ रहा है, ये t1/t2 कितना आ जाएगा, r1/r2 इसका क्यूब 3/2, पावर को उधर ले गए ना अपन, तो ये कितना दे रखा है, देखो ये t1/t2, इसका रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास में, इसका रेशियो कितना आएगा, 10⁻13/10⁻12, इसकी पावर 3/2, कितना बचेगा ये t1/t2, ये कितना बचेगा अपने पास में, 10⁻12 दे रखा है ना, और एक 13 दे रखा है, तो यहाँ से 10 ही बचेगा सिर्फ, 10⁻3/2, ठीक है, तो 10⁻3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में t1/t2, इसका जो रेशियो आएगा अपने पास में कितना आ जाएगा, वो 10√10, ठीक है, मतलब अपने पास में जो रेशियो आएगा इसका ये कितना आ जाएगा, 10√10 के इक्वल आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी अपने पास में।
आगे क्या बोल रहा है, ग्रहों की समय अवधि और वेग का पता लगाएं। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, ये रेशियो के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना। फाइंड रेशियो, अनुपात, क्योंकि अपन दो इक्वेशन होंगी अपने पास में और फिर दो इक्वेशन से ही पता लगा पाएंगे। अब इन्होंने दो इक्वेशन का कोई कंडीशन तो दी नहीं है, तो अनुपात ही पता लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें कैसे डिटरमाइन करोगे कि भाई किसका T1 है और किसका T2 है, क्योंकि T1 T2 निकालने के लिए भी तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन तो ये तो अपने पास में प्रोपोर्शनलिटी में आ गई। कैसे करोगे, या तो एक काम करो कि भाई इसको के इक्वल रख लो, लेकिन फिर हमें एक और इक्वेशन भी तो चाहिए T1 और T2 में, उसके बिना तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो अनुपात से ही काम चलाओ। अच्छा, फॉर फर्स्ट प्लैनेट, पहले ग्रह के लिए, अब पहले ग्रह के लिए जो T1 था ना वो कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 ओवर V1, यही होगा। ठीक है, और फॉर सेकंड प्लैनेट, T2 जो होगा अपने पास में कितना हो जाएगा, 2 पाई R2 ओवर V2, यही होगा अपने पास में। ठीक है, दो आ गए अपने पास में। अब जो T1 और T2 है, T1 ओवर T2, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 पाई R1 ओवर V1 मल्टीप्लाई में V2 ओवर 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, T1 ओवर T2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 ओवर V1 डॉट R1 ओवर R2, यही आएगा अपने पास में। T1 ओवर T2 की वैल्यू कितनी है, 10 अंडर रूट 10, V2 ओवर V निकालना है अपने को, और R1 डॉट R1 की वैल्यू कितनी है, 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये करके देख लेना। R1 ओवर R2 तो 10 ही आ रहा था अपने पास में, तो यहाँ से V1 ओवर V2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ओवर रूट 10। ठीक है, ये इनका रेशियो होगा, यही पूछा है उसने, उतार लो। मैं और क्वेश्चन देखता हूँ इसके अलावा कुछ हों अच्छे से। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट मार्स फ्रॉम सन इज 1.524 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, देन कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द मार्स अराउंड द सन। अब देखो क्वेश्चन तो उसने दे दिया, और क्वेश्चन में ना उसने ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में उसने दे तो दिया, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सिर्फ मार्स का 1.524 गुना कुछ ऐसा कुछ दे रखा है। अरे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, कैलकुलस के नियम याद रखने हैं अपने को, बस और कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं, लेट या माना, चलो इस बार इसको हिंदी में कराते हैं। माना मंगल ग्रह का, मंगल या फिर पृथ्वी का ले लेते हैं पहले, पृथ्वी से कंपेयर करना है ना ये। माना पृथ्वी का या पृथ्वी की समय अवधि, T1 है। ठीक है, तो ये T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने दिन लगाता है। अगर पृथ्वी की बात करो तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितने दिन लगाती है, 365 दिन लगते हैं उसको। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन, ध्यान रखना, 365 डेज। ठीक है, 365 डेज, तो ये अपने पास में आ गई। दूसरा क्या बोल रहा है कि अपने पास में एवरेज डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट ऑफ द मार्स, तो अपने को ये पता लगाना है कि भैया एवरेज प्लैनेट, और वो कितने दिन में लगाएगा, कितने दिन में वैल्यू को पता करेगा, ये है अपने पास में। तो ठीक है यार, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसने क्या बोला है आगे, छोड़ो ये अपने को तो इससे कोई मतलब नहीं है। अपन तो अपने क्वेश्चन को बस जो जो बोला है उसको लिखते जाओ। पहले तो पृथ्वी का समय अवधि मान लिया, मंगल ग्रह का या मंगल ग्रह की समय अवधि
मंगल ग्रह की समय अवधि कितनी मान ली, T2 है, तो T2 जो होना चाहिए, T2 का स्क्वायर वो उसके डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए सन से, RM मान लिया मैंने, RM के क्यूब के इक्वल, ये अपने पास में। अच्छा, इसके साथ में ना, एक मिनट इसको साइलेंट कर देते हैं यार, इसके साथ में ना T1 तो आ गया अपने पास में, इसके साथ में ना एक और चीज़ आएगी, जो T1 का स्क्वायर होगा ना वो कितना होगा, RE, मैंने अर्थ का मान लिया, ये अर्थ का है, ये मार्स का है, ठीक है। तो ये अपने पास में समीकरण एक, और ये समीकरण कितना हो गया, दूसरा। तो T1 स्क्वायर ओवर T2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, RE ओवर RM इसका क्यूब, यही वैल्यू आएगी अपने पास में, ठीक है, यही वैल्यू आएगी अपने पास में। अब इसने क्या कर रखा है कि अपने पास में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है कि RE, ये अपने पास में मार्स फ्रॉम सन कितना है, 1.524, ठीक है, तो 1.524 दे रखा है। अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, T1 ओवर T2, और ये कितना हो जाएगा, RE ओवर RM, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। T1 तो 365 दिन है ही भाई, T1 की वैल्यू कितनी है, 365 है, ये T2 आ गया, यहाँ पर RE ओवर RM की वैल्यू ये दे रखी है 1/1.524, इसकी पावर कितनी होगी, 3/2, ठीक है। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, T2 की वैल्यू कुछ 625 के आसपास आएगी, 625.5 दिन, इतना टाइम लगाएगा ये, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे ना, सॉरी 686 है, ये आएगा अपने पास में 686.7, इतना टाइम लगाएगा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में, ठीक है, इतना टाइम लगेगा इसको। मैं देखता हूँ और क्वेश्चन, इसको देखो एक बार, मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन देखो तुम, ये मैं खुद ही लिख देता हूँ, इसमें टाइप नहीं है, मैं खुद लिख देता हूँ आपका। इसने बोला है एक पिंड, ठीक है, निम्नलिखित थोड़ी सी राइटिंग का है भैया, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। निम्नलिखित केंद्र के प्रभाव में, निम्नलिखित केंद्र के प्रभाव में गति कर रहा है, निम्नलिखित प्रभाव में गति कर रहा है, ठीक है। कौन सी है निम्नलिखित, F इक्वल्स टू माइनस के K ओवर R की पावर 4 और ये R वेक्टर, ठीक है, इसमें गति कर रहा है ये। मैंने तो बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन, अपने पास में इक्वेशन जो ट्रेजेक्ट्री की थी वो ऐसी आएगी, F की फॉर्म में निकाली थी ना अपन ने, जो प्रक्षेप पथ निकाला था वो इसी में निकाला था, वही दे रखा है इसने। आगे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि पिंड की बोलिए ना, हाँ, अगर पिंड की ऊर्जा E है,
यदि पिंड की ऊर्जा E है तो पिंड का वेग, तो पिंड का वेग, पिंड का वेग v बराबर कितना होगा, अंडर रूट k बाई एम आर स्क्वायर, k बाई एम आर स्क्वायर प्लस 2e बाई एम। ठीक है, ये अपने को पता लगाना है। इसको इंग्लिश में लिखवाऊँ क्या, लिख देता हूँ मेरे को। देखो ध्यान देना, इंग्लिश में कैसे लिखना है, अ बॉडी इज अंडर द influence of force from center is this, फिर आगे बोल रहा है show that if the energy of the body is E, then velocity ये एन अलग ही लिख दिया, अरे यार, then velocity of the body is, ठीक है, यही है v बराबर ये। ठीक है, तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, वही ले लेते हैं आंसर। f बराबर कितना दिया है, k ओवर r की पावर 4 r वेक्टर, यही दिया है ना। तो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो देखो ये कितना होगा, ये f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा k ओवर r की पावर 4, और r को क्या ले सकते हो आप, r वेक्टर डॉट r, r वेक्टर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये r से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा, k बाई आर क्यूब, और ये आ गया r यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ गया, फोर्स। अच्छा माइनस का है क्या, माइनस लिख दो, क्या बड़ी बात है, ये लो, ये अपने पास में माइनस के k ओवर आर क्यूब आर वेक्टर, वो सॉरी r यूनिट वेक्टर, तो ये आ गया अपने पास में। अब उसने टोटल एनर्जी दी है, ये E जो बोला है ना, इसने टोटल एनर्जी के बारे में बोला है, लेकिन टोटल एनर्जी तो क्या क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा तो आपको पता है कि हाफ mv² होती है, वो तो अपन वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो अपने पास में स्थितिज ऊर्जा है वो अपने पास में नहीं है अभी, तो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो U बराबर कितना होगा, माइनस के F डॉट डी आर, यही होगा। और इन्फानाइट से कहाँ पे लेके आएंगे अपन, R तक, इस डिस्टेंस को अपन लेके आएंगे। ठीक है, तो U बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस, ये इन्फानाइट से कितना आ गया R, और फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के k बाई आर क्यूब आर कैप डॉट इसका कितना आ जाएगा, डी आर डॉट आर। ठीक है, इसको भी तो ओपन कर दिया, डी आर भी तो वेक्टर ही है, उसका भी इधर ही होगा अपने पास में। तो आर डॉट आर तो कितना हो गया 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो देखो ये कितना हो जाएगा, u इक्वल्स टू इन्फानाइट टू r, ये कितना आ जाएगा अपने पास में k बाई आर क्यूब डी आर। ठीक है, ये 1 बाई आर क्यूब तो बाहर आ गया, सॉरी 1 बाई आर क्यूब का तो इंटीग्रेशन होगा, k बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 ओवर आर की पावर 4, यही होगा ना। अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन कर दिया है तो इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये आ जाएगा अपने पास में -3 + 1 और -3 + 1, तो -2 आएगा बाहर। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, आर की पावर ये हो जाएगा ना -3 + 1 ओवर -3 + 1, ये इंटीग्रेशन आएगा इसका, तो -3 + 1 तो ये -2 बाहर आ गया, और -3 + 1 कितना आ जाएगा, 1/r², ये कहाँ से लेके, इन्फिनिटी से लेके r। ठीक है, एक काम करो, हाँ वो तो चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को समझने में आ जाएगा वो तो ये u कितना हो जाएगा अपने पास में,
माइनस के k/2, इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये 1/r² ही बचेगा और ये बचेगा माइनस के 1/, इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो u आएगा अपने पास में ये कितना आ जाएगा, माइनस के k/2 और ये कितना बचा, सिर्फ r²। ठीक है, माइनस के k/2 और ये कितना बचेगा, सिर्फ r²। ठीक है, तो आप अपने पास में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा अपने पास में। काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होती है, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपने पास में, माइनस के k/2r²। ये अपने पास में पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ये कितना हो जाएगा, E प्लस k/2r², और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ mv²। ये यहाँ पे ले गया ना इसको प्लस में, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर m को डिवाइड में लिया है, तो ये हो जाएगा 2e प्लस 2 से 2 कैंसिल k/r², और ये हो जाएगा mv²। m को इधर ले आए, ये कितना आ जाएगा, 2e/m प्लस k/m r² इक्वल्स टू v², और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट k/m r² प्लस 2e/m। हो गया यार प्रूफ, क्या था, यही पूछ रहा है ना, k/m r² 2e/m, खत्म। टोटल एनर्जी दी थी, स्थितिज ऊर्जा थी नहीं, और काइनेटिक एनर्जी तो वही रहती है, उसमें तो कोई चेंज होता भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी, वही चेंज होती है। वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो भी पढ़ाया हुआ है आपको, ये ऊर्जा का जो डायग्राम आता है ना अपने पास में, उसको भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि भाई ऊर्जा जो होती है ना, स्थितिज ऊर्जा ही चेंज हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² रहेगी हर कंडीशन में ही। ठीक है, लो उतार लो। अच्छा, क्वेश्चन लिखना है तो ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो, किसी का रह गया हो। अब ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस फिर अपन है ना बाद में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा, जब लास्ट में अपना जब यूनिट खत्म होने वाली होगी ना, मैं और ले आऊँगा। मतलब देखो, सीधी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पहले तो क्वेश्चन उतारो, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा वो चीज़। देखो, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मेन फोकस अपना है ना, सिर्फ मतलब ये नहीं रखना है कि फिजिक्स के अंदर कि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं थ्योरी के ऊपर। थ्योरी तो है अपनी जगह, क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपका न्यूमेरिकल 6-6 नंबर के आएंगे। ठीक है, 5 से 6 नंबर का न्यूमेरिकल होता है, तो यार ये न्यूमेरिकल ज़्यादा बड़े नहीं होते और ये फोकट के नंबर होते हैं। सही बात बताऊँ आपको, ये फोकट के नंबर होते हैं। तो आपने है ना थ्योरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल पे भी कमांड करना है। इसीलिए मैं इस चैप्टर के जितने भी कॉम्प्लेक्स, जितने जड़त्वी भी अपने पास में न्यूमेरिकल होंगे ना, खतरनाक से खतरनाक भी होंगे, उनको भी मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। और देखो, न्यूमेरिकल्स का तो ऐसा सीन है कि न्यूमेरिकल्स तो आपके ऐसा नहीं है कि भाई मैंने जो करा है वही आएंगे। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस तो हो सकता है कि भाई यहीं से उठ जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर घुमाता है क्वेश्चन तो आपका है ना ब्रेन काम करने लग जाएगा। एक बार आपने न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल एक बार सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया ना, मज़ा आ जाता है। ठीक, फिर बच्चे को लगता है कि बोले यार अब मज़ा आ रहा है, क्वेश्चन को करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो अपने को मेन टास्क ये नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पे फोकस रखना है। थ्योरी तो चल रही है, ठीक, थ्योरी पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है। भाई न्यूमेरिकल अपने पास में सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास में न्यूमेरिकल मैं इसलिए करवा रहा हूँ ये, मेरे को नहीं कोई मेरे को तो क्या है, मैं तो चैप्टर भी पढ़ा सकता था आगे, तो न्यूमेरिकल पे भी ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूमेरिकलों का। इससे पहले जब न्यूमेरिकल आते थे, जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, तब तो अपने पास में 2-2 नंबर के आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बच्चा इसको लाइट लेता था, लेकिन अब 6 नंबर का है वो, तो अब थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ का तो ध्यान रखना। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और मतलब जो अपने पास में जब से एंड हो जाएगा ना ये टॉपिक, ठीक
ठीक है, ये चैप्टर एंड होने वाले होगा तो और मैं न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। फिलहाल तो अभी कैपलर्स के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे वो अपन ने डिस्कस कर लिए। अभी जो अपने पास में अगला टॉपिक होगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं अपने पास में उनके बारे में स्टडी करेंगे। और उसके अलावा जो ऑर्बिट है, क्योंकि मैंने अब आपको एक चीज़ बताई थी, देखो एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अपने पास में ना, एक मिनट, कि अपने पास में कोई भी अगर पार्टिकल घूम रहा है किसी एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ, तो जरूरी नहीं है कि ये अपने पास में कैसा हो, वक्र हो, सर्किल हो, सॉरी वृत्त हो, क्या हो, वृत्त हो, ये जरूरी नहीं है, सर्किल हो। इट मे बी एलिप्स, ये किस फॉर्म में हो सकता है, एलिप्स, जैसे कि कैपलर्स ने अपने नियम बताए थे। कैपलर्स ने भी तो अपने नियम बताए, वो उसने नियम में, पहला नियम में क्या बताया था कि जो भी अपने पास में ग्रह परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है, किसी एक सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ वो किस में लगाते हैं, एलिप्स के अंदर लगाते हैं। किसकी खोज थी, ये कैपलर्स की थी। तो जरूरी नहीं है सर्कल होगा, एलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है और हाइपरबोला हो सकता है, ठीक है, मतलब वलय और परावलय ये भी हो सकते हैं। और ये तो दीर्घवृत्त होता ही है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, दीर्घवृत्त होता है अपने पास में, ये तो आप जानते ही हो। तो ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनका भी देखो अपने पास में, जैसे ये एलिप्स की बात करूं फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इन सब के डायग्राम बनाऊं तो एक बार देखना, ध्यान देना, इसको हटा देता हूं मैं एक बार, देखो एक बार ध्यान देना इस चीज़ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जो सर्किल है ना, सर्किल, ये वाला सर्किल, ये सर्किल हो गया, इसका एक फिक्स पॉइंट होता है, इसके चारों तरफ घूमेगा, ये तो सर्किल हो गया, ठीक है। बात करता हूँ अगर मैं किसकी, इलिप्स की। इलिप्स कुछ ऐसा होता है, इलिप्स में दो फोकस पॉइंट्स होते हैं, एक ये, एक ये। तो इस फोकस पॉइंट की तरफ से यहाँ से निकल जाएगा और फिर ये फोकस पॉइंट अपनी तरफ खींचेगा, तो ये होता है आपका क्या, इलिप्स, ठीक है, इलिप्स। तीसरा होता है अपने पास में पैराबोला। पैराबोला कुछ ऐसा बनता है, तो पैराबोला का कुछ ना कुछ पॉइंट होता है, एक फोकस तो जरूर होगा, जिसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, इन्फानाइट से कोई पॉइंट आया, इन्फानाइट से आया, इसके अन्योन्य क्रिया में आया, इंट्रैक्शन के अंदर आया और फिर चला गया वापस इन्फानाइट पे, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। आज नासा ने भी अभी खोज की थी, कोई एक एस्ट्रॉयड है अपने पास में, जो अपने इतने टाइम तक पता नहीं लगा पाए थे उस एस्ट्रॉयड के बारे में, लेकिन अभी पता लगा कि वो बहुत मतलब इन्फानाइट से आया है और सूर्य की जो अपने पास में है उसके गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर अन्योन्य क्रिया करी है, कुछ इंट्रैक्शन हुआ है सूर्य के साथ में उस एस्ट्रॉयड का, ठीक है। तब पता लगा पाए कि यार ये एस्ट्रॉयड, और बहुत अजीब है उसकी जो डिज़ाइन है ना, वो भी कुछ ऐसी है, कुछ इस तरीके से आ रहा है वो, नहीं तो और तरीके से एस्ट्रॉयड ऐसे होते हैं आड़े टेढ़े, वो तो कुछ अजीब ही डिज़ाइन का आ रहा है, ठीक है। और उसका जो अपने पास में ट्रेजेक्ट्री आई है फिलहाल के लिए, है तो शायद मेरे हिसाब से इलिप्स ही, लेकिन वो बहुत टाइम बाद खोज हुआ है, तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई पैराबोलिक पाथ में निकल गया है, ठीक है। अब खोज तो होती रहती है, तो अपनी अपनी चीज़ें। और हाइपरबोला ये इस तरीके से, ठीक है, एक पॉइंट आएगा ऐसे निकल जाएगा, ये एक पॉइंट आएगा इधर से निकल जाएगा, इसका भी एक फोकस होता है अपना, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने पास में जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्किल हो, इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में पढ़ना और इन्हीं ऑर्बिट्स के बारे में भी स्टडी करनी है, कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। और फिर कॉनिक सेक्शन, एक पूरा चैप्टर आता है इनके ऊपर, कॉनिक सेक्शन मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। कल मैं एक क्वेश्चन भी करा रहा था, उसमें मैंने एक एल की वैल्यू भी ली थी वहाँ पे, ठीक है। वो सारा सब कुछ मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा, तो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। राधे राधे।